हेलो क्लास 11। हमने पिछली वीडियोस में हीट कैपेसिटी को रिलेट करना सीखा, हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना सीखा। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। उसके साथ साथ ही आपने देखा था कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी कैसे हम डिराइव करते हैं। तो सीपी सीवी के रिलेशन को ही हम यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए, उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें पीछे से प्रीवियस नॉलेज के आधार पर जाननी ज़रूरी है। जैसे पहले कह रहा है कि अगर आप सीवी ले रहे हो, सीवी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कह रहा है कि इफ वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम केप्ट कांस्टेंट, सपोज ये सिस्टम है, ठीक है, सपोज ये सिस्टम है, ये पिस्टन है, ये इसके अंदर आपकी जो सिस्टम है वो कोई गैस है, सिस्टम है वो कोई गैस है, ठीक है। ये आपका पिस्टन है, यहाँ पे काम कर रहा है। कह रहा है कि अगर आप इस सिस्टम की वॉल्यूम यानी कि चेंज इन वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, सिस्टम की चेंज इन वॉल्यूम को आप कांस्टेंट कर देते हैं, तो तब उस सिस्टम में आप हीट ऐड कर रहे हो। सिस्टम में हीट तो आप ऐड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो ऐड? आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो। हीट प्रोवाइड कर रहे हो मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, और एनर्जी का मतलब क्या है कि आप इस सिस्टम को हीट एक्सचेंज दे रहे हो और आप इस सिस्टम पे कुछ काम भी कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारा जो वर्क डन है पीडीवी, वर्क डन जो है पीडीवी, वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बात समझने की है, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। तो वर्क डन अगर जीरो हो जाता है तो हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल ई जो है वो किसके चेंज से ही पॉसिबल है? भाई डेल ई यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अगर W जीरो हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी? हीट एडेड पर ही डिपेंड करेगी ना। यानी अगर इस सिस्टम की मैं हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो मुझे रिलेशन कौन देगा? मुझे रिलेशन देगा इंटरनल एनर्जी का चेंज, जिसको डायरेक्टली हीट चेंज कर रही है। यही हम यहां पर बोल रहे हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम केप्ट कांस्टेंट एंड हीट इज एडेड टू द सिस्टम, हीट अगर ऐड की जा रही है देन नो वर्क इज डन, कोई काम नहीं होगा, वर्क डन बिकम्स जीरो। हीट इज कंप्लीटली यूज्ड टू इंक्रीज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो जो हीट है उसका पूरा यूज इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए हो गया। बात समझ में आ रही है? ये तो कब है? जब हमारे पास वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट अप्लाई करना यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। सिस्टम हमारे पास यही है, इसके अंदर होता है P इंटरनल, इसके अंदर होता है, यहां बाहर होता है P एक्सटर्नल। जब हम वर्क डन इन रिवर्सिबल थर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन करते हैं तो प्रेशर इंटरनल, प्रेशर एक्सटर्नल की ही वैल्यूज होती हैं। बेटा जब कंप्रेशन होता है तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से ज्यादा हो जाता है, और जब कंप्रेशन होता है तो बेटा प्रेशर एक्सटर्नल इंटरनल से कम हो जाता है। यही बातें हमें कंप्रेशन एक्सपेंशन में करवाती हैं। कह रहे हैं कि जब आप वॉल्यूम चेंज देख रहे हो तो यहां पर कुछ ऐसा होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर हो जाए। रिवर्सिबल है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वापस भी आना चाहिए, कंप्रेशन हो रहा है तो वापस भी जाना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास P एक्सटर्नल जब P इंटरनल के बराबर हो, इस केस में तो हम इसमें से कुछ क्या करेंगे? कुछ प्रेशर को रिलीज करेंगे, कुछ प्रेशर को माइनस करेंगे। और ये बात पहले आपको बताई कि नेगेटिविटी जो है वो इसी कारण से आती है। अब इस बात पे फोकस करेंगे, इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, लेकिन कौन सा प्रेशर? ना ये, कौन सा प्रेशर? दिस वन। इफ दिस dP यानी कि चेंज इन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर इस प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो पहले से ही कम ज्यादा चल रहे हैं। तो इस प्रेशर को कांस्टेंट करने से हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज्ड टू डू सम वर्क ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो गया? ज्यादा, इंटरनल कम, इंटरनल ज्यादा,
एक्सटर्नल कम, एक्सपेंशन हो जाएगा, होगा ना। अगर इस हिस्से को मैं 0 कर दूं तो एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। तो वर्क डन एक्सपेंशन तो यहां पर हुआ, वर्क डन एक्सपेंशन हुआ कि नहीं। हीट सप्लाई करने से, इस चेंज इन प्रेशर को कांस्टेंट करने से मेरे वर्क डन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब भी एक्सटर्नल जो है वो इंटरनल से कम है, और कम है तो इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि वहां पर इंटरनल एनर्जी का चेंज भी देखा जाएगा, लेकिन वर्क डन के साथ। अब ये जो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे थी, दैट इज कॉल्ड Cp, और जो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे थी, दैट इज कॉल्ड Cv। तो इस तरीके से इन दोनों वैल्यूज में से एक बात तो हमें समझ में आती है कि जब कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां वर्क डन भी हो रहा है और हीट सप्लाइड भी हो रही है। लेकिन जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी तब हीट कैपेसिटी कम रहेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हीट सप्लाइड से ही चेंज आएगा, वर्क डन तो वहां 0 है। तो इस पूरे लेखे जोखे से हम ये कह सकते हैं कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। बात समझ में आ रही है? Cp इज ग्रेटर देन Cv। अब मैं इसको यहां से हटा देती हूं क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं। अब हमें डिराइव करना है इनको लेकर। अब डेरिवेशन क्या कह रही है, डेरिवेशन क्या कह रही है देखते हैं। Cp इज ग्रेटर देन Cv, लेकिन एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि Cp की वैल्यू क्या होती है। Cp की वैल्यू होती है बेटा dH/dt, है ना। ये चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला। Cv की वैल्यू भी हम पढ़ चुके हैं बेटा dE/dt। dE क्या होता है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ये रिलेशंस हमने हमारी पिछली वीडियो में हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे कर लिए हैं। सो नो नीड टू मोर जस्टिफिकेशन अबाउट दिस। नाउ टेक अ डिफरेंस, टेक डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि इनको डिवाइड करेंगे, डिफरेंस ऑफ बोथ, दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है बेटा, Cp ज्यादा है तो इसमें से ही कुछ रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज Cv। Cp में से Cv को ही रिमूव करके हम इनका रिलेशन ढूंढ सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए वैल्यू मिली dH/dt माइनस में dE/dt। आप इस बात से सहमत हैं? दिस वाज हिज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 3 है। आप इस बात से एग्री हैं? चलिए, अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी इक्वेशन, एंथैल्पी इक्वेशन क्या कहती है? H इज इक्वल टू E प्लस PV, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मैंने नहीं लगाया अभी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम। तो इस एंथैल्पी इक्वेशन को अगर हम किसी आइडियल गैस पर लगा रहे हैं, इफ अवर सिस्टम इज एन आइडियल गैस, तो यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन PV किसके बराबर हो जाएगा? nRT के। अगर n1 है तो PV किसके बराबर हो गया? RT के। समझ में आ रही है ये बात? अगर ये इक्वेशन हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, अगर हमारा सिस्टम आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, तो PV किसके बराबर रखा गया? RT के। इस इक्वेशन, जिसको इक्वेशन नंबर 4 बोला गया है, इस इक्वेशन में मैं PV की जगह पर क्या रख सकती हूँ? PV की जगह पर मैंने रख दिया RT। आपको इसको आप इक्वेशन नंबर 5 बोल सकते हो। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। dH/dt इज इक्वल टू dE/dt प्लस में RT/dt। यहां भी टेम्परेचर फंक्शन है तो RdT/dt रहेगा।
आर डी टी बाई डी टी जो है वो क्रॉस कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रिलेशन रह गया जरा देखेंगे, आपके पास रह गया डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी प्लस में आर, है ना। अब इस रिलेशन को हमें फिर से फ्रूटफुल करना है। आई होप ये आप राइट डाउन कर चुके होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, आप इसको लिख सकते हो। मैं यहां से इसको रब कर रही हूं ताकि इस इक्वेशन को हम आगे डील कर सकें, ठीक है। अब थोड़ा आराम से इसको करते हुए चलेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आया है, देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 बोल सकती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। अब बेटा सब्स्टिट्यूट, अब डेल एच की डी एच बाई डी टी की वैल्यू है ना, डी एच बाई डी टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी एच बाई डी टी इन, देखो डी एच बाई डी टी जो सब वैल्यू है उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है यहां, यानी इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड क्या है, Cp माइनस Cv डी एच बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड थी। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू को उठाकर लाना है। इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो डी एच बाई डी टी की वैल्यू जो है अब हमने जो निकाली है वो है डी ई बाई डी टी प्लस में आर, तो मैं उसको यहां लेकर आऊंगी, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस आर माइनस डी ई बाई डी टी, ठीक है बेटा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा, आर। सो Cp माइनस Cv बिकम्स इक्वल्स टू R, तो Cp माइनस Cv का रिलेशन क्या आ गया, R। सो दिस इज अवर फाइनल वैल्यू एंड फाइनल इक्वेशन, यही रिलेशन है Cp और Cv का। अगर यहां से हम Cp निकालते हैं तो Cp होती है R प्लस Cv, ठीक है, और अगर हम यहां से Cv निकालते हैं तो Cv क्या होगी बेटा, R माइनस Cp, ठीक है, R प्लस Cp। तो इस प्रकार से आप Cp और Cv का रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो रिलेशन हमने कैलकुलेट किया है ये हीट कैपेसिटीज तो बताता ही बताता है, साथ में ये हमें एक और रिलेशन के लिए जो है प्रिपेयर कर रहा है, जो रिलेशन हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। दैट वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन का नाम यानी कि रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv को मेयर्स रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। फिजिक्स में इसका नाम मेयर्स रिलेशन बोला गया है। केमिस्ट्री में इसके रिलेशन को यूज करते हैं। डेरिवेशन को आप अगर करोगे तो एग्जाम के पैटर्न के व्यू से आपको इसके कंसेप्ट के साथ इसको जो है डिराइव करना होगा। तो कंसेप्ट के लिए आपको वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट की दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि आप डेरिवेशन कर सको। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट रिलेशन पर आएं। चलिए बेटा एक जो है रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वो हम देखते हैं क्या है। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv रेशियो, ठीक है, ये रेशियो के साथ है, रेशियो एंड एटोमिसिटी ऑफ गैस। देखिए वैसे केमिस्ट्री में तो ये इतना इम्पोर्टेंटली नहीं है, आप फिजिक्स में इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट से पढ़ेंगे। फिजिक्स में इसकी डेरिवेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से, बट हम यहाँ पर थोड़ा बहुत करते हैं ताकि अगर आपने वहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ रखा तो यहाँ पर आप देख सको। बेटा एक्चुअल में Cp Cv का जो रेशियो है दैट इज गामा Cp बाय Cv होता है। इसको पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं, पॉइजन्स, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो, इसको पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एटोमिसिटी ऑफ गैस बोल रहे हैं तो किसी गैस के मॉलिक्यूल के साथ जो एनर्जी जुड़ी होती है, एनर्जी का चेंज जुड़ा होता है, हम उसको ही यहाँ पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब एक्चुअल में होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक्सचेंज करने का मतलब कि किसी मॉलिक्यूल के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वो कैसे एक्सचेंज हो रही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बेटा वो 3 तरीके की हम यहाँ पर पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जानें वो कौन सी हैं। पहली है ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। दूसरी है बेटा रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, आप इसको एक्सचेंज के नाम से जानोगे। तीसरी है बेटा वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो CP/CV का ही होता है। तो CV जो है वो FR/2 करके हमें जो रिलेशन देगा उससे हम फ्रीडम निकालते हैं। दिस F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एंड दिस F टोटल, दिस इज F टोटल, ये टोटल है, ये क्या होता है, ये होता है F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल प्लस F वाइब्रेशनल, ठीक है। दिस F इज F टोटल, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां से हम जो है वैल्यूज निकालते हैं। CV इज इक्वल टू FR/2, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। फिर हमें पता है कि CP क्या होता है, CP होता है R प्लस CV, तो हम यहाँ से CP निकाल लेते हैं और एट द लास्ट गामा हमें रेशियो देता है CP/CV का। सो फाइनली वी जस्ट कैलकुलेट CP/CV और वो हमें बताएगा कि द गिवन गैस इज मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटोमिक, दैट इज पॉलीएटोमिक। तो एटोमिसिटी ऑफ द गैस हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आपको ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इस 3 प्रकार से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। जितने प्रकार से वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा हम यहाँ पर उनके काउंट्स को लिखकर F टोटल निकालेंगे। F टोटल की वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा और CV निकाली जाएगी। CV की वैल्यू को यहाँ रख के R के साथ जोड़कर हम CP की वैल्यू निकालेंगे और जो रेशियो आएगा दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ एटोमिसिटी ऑफ गैस। आप ये पहले लिख लीजिए ताकि मैं फटाफट एटोमिसिटी पर आऊँ और आपको कैलकुलेट करना सिखा सकूँ। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा सबसे पहले देखेंगे हम फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैसेस कौन कौन सी होती हैं बेटा? ऑल नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक गैस। आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को मोनोएटॉमिक नहीं बोल सकते क्योंकि ये डायटोमिक होती हैं, 2 एटम से मिलकर बनती हैं। सभी नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, तो इनके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैस के एक एटम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये किस प्रकार से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। एक एटम है बेटा, ये वाइब्रेशन नहीं करेगा क्योंकि वाइब्रेशन होती है जब कोई कॉम्पैक्टली पैक्ड हो। दूसरा बेटा, ये रोटेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे ही है, तो ये किसके अलोंग रोटेशन करेगा। सो दोनों एनर्जीज वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल आर नॉट प्रेजेंट इन दिस एटम। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम एक्सिस को देखेंगे तो ट्रांसलेटरी हो सकता है। ये एक बार इधर, ये एक बार इधर, ये एक बार इधर, ये एक बार इधर, अपनी पोजीशंस मीन पोजीशन से ट्रांसफर होगा, तो इट इज एन ट्रांसलेशनरी मोशन। तो इस मोनोएटॉमिक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोएटॉमिक। जो F टोटल होगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ना कि रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। लेकिन कितना होगा बेटा? ट्रांसलेटरी तीनों एक्सिस पर काम कर सकता है। ट्रांसलेटरी X पे भी काम कर सकता है, ट्रांसलेटरी Y पर भी और ट्रांसलेटरी Z पर भी। तो इसकी 3 एक्सिस हैं, तो वैल्यू भी क्या होगी बेटा? 3। तो हमारे लिए F टोटल जो है वो F ट्रांसलेटरी है और उसकी वैल्यू कितनी है? 3। लेकिन किसके लिए है? सिर्फ मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए CV निकालेंगे। CV बेटा होता है FR/2। F टोटल की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3R/2। ये हमारा CV आ गया। फिर हम निकालेंगे बेटा CP। CP क्या होता है बेटा? CP होता है R प्लस में CV। तो CV कितना है? 3R/2। 3R/2 है तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 प्लस में 3 5R
हो गया कि नहीं? Cp की वैल्यू आ गई 5r/2, Cv की वैल्यू आ गई 3r/2। अब हमें निकालना है बेटा इनका रेशियो, यानी कि Cp/Cv। Cp की वैल्यू थी बेटा 5r/2 और Cv की वैल्यू थी बेटा 3r/2। आई होप r से r और 2 से 2 कैंसिल, बेटा कितना बच गया? 5/3। 5/3 को आप थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे तो दैट इज 1.67 वैल्यू। दिस इज द वैल्यू फॉर मोनोटॉमिक गैस ऑफ द पॉइजन्स रेशियो, दैट इज गामा। ये मैं क्यों आपको बता रही हूं? कई बार क्वेश्चन हमें देते हैं, हमें हीट कैपेसिटी देते हैं, हमसे ये पूछ लेते हैं कि बताइए टाइप ऑफ जो यहाँ पर सिस्टम है वो गैस कैसी है। टाइप ऑफ द सिस्टम में जो गैस है वो मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है। हम Cp/Cv से निकाल सकते हैं। अगर रिलेशन इतना है तो हम कहेंगे दैट गैस इज मोनोएटॉमिक, राइट। ऐसे ही हम डायटोमिक का करेंगे, ऐसे ही हम ट्राइटोमिक का करेंगे। क्लियर है? चलिए अभी आप मोनोटॉमिक का लिखिए ताकि हम डायटोमिक पर आए। चलिए बेटा डायटोमिक गैसेस में आते हैं। डायटोमिक गैसेस कौन कौन सी होती हैं बेटा? ऑक्सीजन हो गई, बेटा नाइट्रोजन हो गई, बेटा फ्लोरीन गैस हो गई। इस प्रकार से जो दो एटम से मिलकर बनती हैं उन गैसेस को हम डायटोमिक गैस कह सकते हैं। ये भी हमारा सिस्टम हो सकती हैं, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं। बेटा दो एटम्स जो इस प्रकार से आपस में किसी बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हों, अब हमें इनमें जो एनर्जी एक्सचेंज है वो फॉलो करना है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि क्या ये F टोटल यानी कि ट्रांसलेशनल शो कर रहे हैं। हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टोटल, F टोटल के लिए F ट्रांसलेशनल, F रोटेशनल और F वाइब्रेशनल चाहिए। सबसे पहले ये देखते हैं, अगर मैं इस एटम के साथ आती हूं तो बेटा ये एटम तीनों एक्सिस में अपने लिए रोटेशनल स्टार्ट करेगा, ट्रांसलेशनल करेगा। ये एटम भी तीनों एक्सिस में अपने लिए ट्रांसलेशनल करेगा। अगर इन दोनों की मीन वैल्यूज को देखा जाए तो ट्रांसलेशनल 3 ही एक्सिस में होगी। सो दोनों एटम्स के 3 एक्सिस, इट मींस ट्रांसलेशनरी इज 3। नाउ कम टू दी F रोटेशनल। रोटेशनल की बात करते हैं। रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सिस पर घूमना। आप थोड़ा सा सपोज करके इसको चलेंगे। हम यहाँ पर दोनों एटम्स को इस प्रकार से ले रहे हैं। मैंने इस एटम को A और इसको B माना। अब इस एटम्स को मैं अलग अलग कंडीशंस में आपके सामने दिखा रही हूँ, ठीक है, कि भाई कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास रोटेट करने की। सपोज पहली कंडीशन में मैं इसको इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करूं। मैंने इसको स्टेशनरी कर दिया और इसको घुमा रही हूं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। इट मीन्स ये स्टेशनरी होता है तो ये इसके चारों तरफ राउंड लगा सकता है, ये घूम के इधर भी आ सकता है। इट इज द वन टाइप। अब सेकेंड टाइप में मैं इसको रोटेटरी कर रही, इसको फिक्स करती हूँ, ये घूम सकता है। बेटा क्या ये दोनों जब अपनी अपनी पोजीशन पे मीन है, फिक्स हैं, तो रोटेशन का क्या अलग चांस होगा? आप जरा देखिए, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, अपनी अपनी एक्सिस से जुड़े हैं। जब ये घूम रहे होंगे तो क्या कोई नई पोजीशन हमें मिलेगी? क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा अगर मैं इसको फिक्स करके इसको घुमाऊं? अगर मैं इसको घुमाती हूं तो ये क्या बना देगा? B और A बना देगा। अगर मैं इसको घुमाती हूं तो ये यहां पर आ गया, फिर ये क्या बना देगा? B और A बना देगा। नहीं, इसको अगर फिक्स कर लिया मैंने तो इसको घुमा रही हूं, फिर से मुझे B और A मिलेगा। इसको फिक्स कर दिया, ये घूमकर इधर आ गया तो मुझे B और A ही मिलेगा ना। इसको फिक्स कर दिया, इसको घुमा रही हूं तो ये मुझे B और A देगा। क्या दोनों की पोजीशन में कुछ चेंज आ रहा है? नहीं ना। तो इन दोनों पोजीशंस को हम वन ही कंसीडर करेंगे कि दोनों एटम अपनी मीन पोजीशन से एक ही प्रकार का रोटेशन कर रहे हैं, राइट। अब मेरा जो सेकेंड टाइप ऑफ रोटेशन है वो है इन बिटवीन। अगर मैं बीच में से स्टेशनरी करूं और इनको ऐसे घुमाती रहूं, बिल्कुल सही बात, दोनों रोटेट करेंगे। दोनों रोटेट करेंगे तो एक नई रोटेशनल मोशन आएगी। नई रोटेशनल मोशन आएगी तो मेरे पास टोटल रोटेशन मोशंस कितने हो गए? 2। और रही बात मेरे पास वाइब्रेशन की, एक एटम में तो मैंने आपसे कहा था कि वाइब्रेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन दो एटम में कंसीडर करेंगे ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस पॉसिबल नहीं होती।
हम सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही वाइब्रेशनल मोशन को जो है कंसिडर करेंगे, इसलिए इस केस को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ही कंसिडर होगा, बाकी चीजें नॉर्मल टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। सो लीव दिस वाइब्रेशनल। नाउ एट दिस टाइम F total becomes Ft प्लस Fr, Fv को हम पहले ही 0 कर चुके, F टोटल कितना, F ट्रांसलेशनल कितना है 3 और रोटेशनल कितना है 2, तो F टोटल कितना हो गया बेटा 5। नाउ द फर्स्ट वी कैलकुलेट CV, CV की वैल्यू थी बेटा F R/2, R कितना है बेटा 5 R/2। अब हम यहाँ से ही CP कैलकुलेट करते हैं, CP होता है R प्लस में CV दैट इज ऑफ F 5 R/2, इसको टोटल किया तो यहाँ पर 2 प्लस में 7 R/2 हो गया। क्लियर? अब हमें निकालना है इनका रेशियो, रेशियो मीन्स द गामा पॉइजन्स रेशियो। CP/CV निकालना है, CP/CV निकालेंगे, CP की वैल्यू है 7 R/2 और CV की है 5 R/2। अब R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर हो गया 7/5 जिसकी वैल्यू 1.4 आएगी। समझ में आ रहा है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो गामा है दैट इज पॉइजन्स रेशियो, जो गामा है दैट कम्स टू 1.4 आएगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में भी हम वाइब्रेशनल ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कीजिए ताकि हम आगे ट्राइटोमिक और पॉलीटोमिक को डिस्कस कर सकें। चलिए बेटा हम देखते हैं नंबर 3 पर फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस। ठीक है, ये जो है ये सिर्फ लीनियर के लिए है, लीनियर गैसेस होंगी, लीनियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कौन से होते हैं ये अभी आपको बताती हूँ। ट्राइएटॉमिक गैस वो भी लीनियर, फॉर एग्जाम्पल हो गया बेटा आपका CO2, SO2, इस प्रकार की जो गैसेस हैं जिनके अंदर एटम्स तो 3 हैं लेकिन इनकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है, लाइक दिस C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार की ज्योमेट्री के लिए हम जो CP/CV का रिलेशन देखेंगे वो कैसे रहेगा। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे आपके डायटोमिक गैसेस करती हैं, दे आर जस्ट सिमिलर टू डायटोमिक गैसेस। तो इनका जो रिलेशन है, जो रेशियो है वो डायटोमिक गैसेस जैसा ही आने वाला है। हम इसको डायरेक्टली वैसे ही कर सकते हैं, F ट्रांसलेशनरी हम F टोटल निकाल लेते हैं बेटा, बिल्कुल ही हम एक ही एक्सिस पर इसका काम कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे। F टोटल होता है बेटा F ट्रांसलेटरी प्लस F रोटेटरी। वाइब्रेटरी यहाँ पर भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये भी लो टेम्परेचर पे हो रहा है। 3 + 2 इट इज ऑल्सो एंड अगेन 5, ये फिर से 5 आ गया। तो बेटा यहाँ पर भी जो गामा का रेशियो आएगा वो जस्ट सिमिलर टू योर डायटोमिक रेशियो। CV इज 5 R/2 and CP is 7 R/2 and your gamma is 7/5 that is 1.4, just similar to diatomic, similar to diatomic, ये डायटोमिक जैसे ही हैं, सिमिलर टू डायटोमिक गैस। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नंबर 4 पे अगर हम इसी के सेकंड पार्ट को कंसिडर करें, ये फर्स्ट पार्ट था, हम सेकंड पार्ट को कंसिडर करते हैं। इसको आप पॉलीएटॉमिक बोल सकते हो, पॉलीएटॉमिक, क्योंकि बेटा ये नॉन लीनियर है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक गैस कैसा है, ये नॉन लीनियर है। ठीक है, नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर गैसेस कौन कौन सी होती हैं बेटा, H2S हो गया, H2S गैस आपकी नॉन लीनियर है बेटा। अमोनिया गैस हो गई बेटा आपकी पॉलीएटॉमिक है, नॉन लीनियर हो गई। ऐसी गैसेस अगर हमारे लिए क्या हैं, ऐसी गैसेस अगर हमारे लिए सिस्टम की तरह काम कर रही हैं तो हमें उनका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए फिर देखते हैं। तो नॉन लीनियर गैसेस के लिए भी बेटा कैसे, देखो अगर मैं B A
बी। इस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल को यहाँ पर सेट करती हूँ, BAB। तो मॉलिक्यूल को सेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी तो हमें चेक करना नहीं है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी चेक करना है। तो देखो इस मॉलिक्यूल की ट्रांसलेटरी इसकी एक्सिस पे हो सकती है, दोनों की पोजीशन के लिए बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। अगर एक बार इसको एक्सिस मानकर इसको घुमाऊंगी, एक बार इसको एक्सिस मानकर इसको घुमाऊंगी, एक बार इसको एक्सिस मानकर इसको घुमाऊंगी, तो इट कैन बी हैव 3 टाइप्स। तो F टोटल यहाँ पर क्या आएगा, F ट्रांसलेटरी प्लस F रोटेटरी। ट्रांसलेटरी तो 3 रहेगा ही रहेगा क्योंकि 3 एक्सिस काम कर रही हैं, और रोटेटरी भी यहाँ पर 3 रहेगा। तो F टोटल हो गया बेटा 6। नाउ योर CV इज 6R/2। और बेटा CP क्या हो गया, CP हो गया बेटा, ध्यान से देखना क्या हो गया, R प्लस में 6R/2, 6R हो गया तो 2 कितना हो गया, 8R/2 है ना। इसको आप प्लस करोगे 8R/2, और इसको हम और थोड़ा छोटा कर दे तो क्या दिक्कत है, हम इसको छोटा करते हैं, यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे लिए 3, हमारे लिए 3 रह गया, तो हम इसको और छोटा करके लिख सकते हैं। इट इज क्वाइट वेरी इजी। तो CV कितना हो गया 3R, तो R प्लस में 3R कितना हो गया 4R, है ना, और छोटा हो गया हमारे लिए। गामा की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4R/3R, R से R कैंसिल तो वैल्यू क्या रहेगी 4/3, दैट कम्स टू 1.33 समथिंग। सो दिस इज द वैल्यू फॉर दी पॉलीएटॉमिक गैसेज, नॉन लीनियर गैसेज फॉर दी डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में आ रही है। इसके बेसिस पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। चलिए आप इसको राइट डाउन कीजिए।